अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ। मैं हूं बिलावल हाशमी एडवोकेट और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नो कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा 9th टॉपिक है। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एसेंशियल्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, इसके बाद आप वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी नोट्स और ऐसी वैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक से रीड करने की ज़रूरत है। इसी को आप जो है ना वो ऐसे लिख दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी स्लाइड्स, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिहाजा आप कॉन्सेप्ट समझें, बाकी आप बाद में आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। चलें चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। एक्सेप्शन होती क्या है? पर्सन और थिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल स्टेटमेंट। जो मेन स्टेटमेंट है उसमें जो चीज़ एब्सेंट होती है वो एक्सेप्शन होती है। जनरल रूल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एक्सेप्शन है इसमें कंसिडरेशन में, the conduct without consideration shall be valid if the following conditions are satisfied। वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बगैर कुछ भी नहीं। अगर कंसिडरेशन हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, कंसिडरेशन क्या होती है? किसी चीज़ का गिव एंड टेक। कोई चीज़, मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ 30 लाख की, तो उसके जो है वो पैसे ले रहा हूँ 30 लाख मेरे लिए वो क्या हो, कंसिडरेशन होगी, आपके लिए वो गाड़ी कंसिडरेशन होगी। तो अगर वो कंसिडरेशन दोनों चीज़ों इस कॉन्ट्रैक्ट में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शंस पे अगर हम कोई चीज़ एक्सचेंज करें तो वो क्या होती है, वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसके साथ हो सकता है? आपका नेचुरल लव है, फादर मदर है, आपके मतलब पेरेंट्स हैं, आपको मतलब एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे हम, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे बनाया गया हो, उसमें लिखा गया हो, और नियरेस्ट रिलेशन जो है वो आपका उस शख्स से हो जिसके नाम आप वो चीज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक एक्सेप्शन होगी। सेकंड, जो एक्सेप्शन से जाने से पहले हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करते हैं। ये बड़ी मुश्किल नाम है यहाँ पे, राजलोकी डबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ये इसको हम बी नाम देते हैं, भूतनाथ को। मिस्टर बी हस्बैंड ड्यू टू डिस्पाइट विद हिज वाइफ आर साइंड अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ हिज वाइफ एग्रीइंग टू पे अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर मेंटेनेंस। तो जो बी है वो हस्बैंड था आर का, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपनी वाइफ के साथ कि मैं आपको मेंटेनेंस, आपको खर्चा जो एक मंथली दिया करूंगा। लेकिन बाद में उन दोनों की सेपरेशन हो गई, तो उसमें वाइफ ने केस किया कि मुझे अब ये खर्चा नहीं देता। लेकिन कोर्ट ने हस्बैंड के हक में वो जो है वो डिसीजन दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके दरमियान में कोई जो है वो रिलेशन नहीं रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, सो वो एंटाइटल नहीं थी और कंसिडरेशन इसमें जो भी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सेकंड जो पॉइंट है, इसकी एक्सेप्शन है हमारे जनरल रूल की, कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पास्ट में किसी ने कोई ऐसी अपनी मर्जी से सर्विस प्रोवाइड की थी दूसरे शख्स को, अगर उसके जो मैं बाद में कह देता हूँ ठीक है यार मैं आपको पे करूँगा, ठीक है आपने फलां सर्विस जो है ना वो मेरे लिए की थी, तो वो भी क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये एक्सेप्शन है। कंपनसेट क्या होता है? पे करना, वॉलंटरी, अपनी मर्जी से सर्विस, कोई भी ड्यूटी जो की जाए। इसको और मजीद हम पढ़ते हैं। A promise to compensate a person who has already done something for the previous। अगर एक शख्स ने कोई पहले ही काम किया हुआ है, अगर वो अपनी मर्जी से किया हुआ है और दूसरा जो है उसको कहे कि यार मैं तुम्हें जो है इसके बदले पे करूंगा, वो क्या होती है? वो भी एक एक्सेप्शन है, वॉलंटरी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है टीचिंग टू अ स्टूडेंट इन पार्क। फॉर एग्जांपल, मार्च में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया और वहाँ पे उसने फ़ी की, कोई उसको चार्ज नहीं किया, ना बताया था, खुशी से पढ़ाया। लेकिन अगले मंथ स्टूडेंट जो है उसको अपनी मर्जी से एग्री होता है कि यार मैं उस सर्विस का आपको पे करूँगा अगले मंथ में, और वो कह देता है अप्रैल में, तो वो क्या होगी? वॉलंटरी सर्विस होगी और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं फुलफिल हो। सर्विस वर रेंडेड वॉलंटरी टू द फॉर द प्रोमिसोर। तो मतलब ये जो सर्विसेज हैं, उस जो टीचर के अगर एग्जांपल रहे तो उसने अपनी मर्जी से ये की हो। द प्रोमिसोर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ सर्विसेज वर रेंडेड। तो जब ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी तो तब जिस बंदे ने जो वादा करने वाला है वो उस टाइम जिंदा हो। जिस टीचर मतलब स्टूडेंट की बात करें तो उस टाइम होगा तो उसको पढ़ाएगा ना। अच्छा, द intentions of the promisor should be compensate the promisee। अब जो
बाद में स्टूडेंट है जो उससे प्रॉमिस कर रहा है ठीक है मैं आपको पे करूंगा अपनी खुशी से, तो वो क्या है उसकी इंटेंशन हो ना, ज़बरदस्ती ना हो, अपनी मर्जी से वो इसको वो जो पे करने के लिए राजी हो। द सर्विसेज रेंडर्ड मस्ट बी लीगल, जो सर्विसेज है वो लीगल हो, जैसे कि टीचिंग है तो वो एक लीगल है, इसके अलावा इलीगल जो सर्विसेज ना हो। उसका एग्जांपल एक और भी यहाँ पे, ए सेव्स बी फ्रॉम ड्रॉनिंग, अगर एक शख्स ए को बी ने डूबने से बचाया अपनी मर्जी से, बी ने कहा नहीं था कि मुझे बचाओ ये मैं तुम्हें पे करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई नहीं हुआ था, लेकिन बाद में बी वादा कर देता कि मैं तुम्हें इसके इवज 20,000 रुपए या कोई भी एक अमाउंट जो मैं दूंगा, तो वो क्या हो गया एक वैलिड, ये पास्ट में हुआ था उसने डूबने से बचाया था, लेकिन वो प्रेजेंट में क्या उसे वादा कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। एक और तरीके से हम इसको देखते हैं, केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधा वर्सेस इब्राहिम, इट वॉज हेल्ड दैट द सर्विसेज रेंडर्ड एट द डिजायर ऑफ माइनर एक्सप्रेस, तो मतलब इसमें यह है कि एक माइनर, अगर एक छोटा बच्चा है उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको पालते हो पोसते हो, आपने उस पर एक्सपेंस किया है जो कि मतलब आपका नहीं है, अगर बच्चा या मतलब वो भी, लेकिन यहाँ पे एक मतलब जो बच्चा नहीं उसकी बात हम कर रहे हैं, तो आपने उसको पाला है, जब वो बड़ा हो जाता है ठीक है, तो फिर वो कहता है कि हाँ मुझे आपने पाला है, 18 साल पाला है, तो अब मैं इसकी एवज आपको पेमेंट दूंगा या सैलरी दूंगा, या मतलब आपको मतलब जो भी सैलरी में से आपको पे किया करूंगा, घर का खर्चा जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो जब प्रेजेंट में उसने कह दिया कि मैं आपको ये पे करूंगा, तो इसलिए वो जो भी सर्विसेज थी पास्ट में उस बच्चे को पालने की सर्विसेज थी वो लीगल हो जाएंगी। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट टाइम बार्ड डेबिट। तो बार्ड क्या होता है, जो कि मतलब एक टाइम ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल 3 साल के अंदर आप कोर्ट की तरफ रुजू कर सकते थे कि आपको को पैसे नहीं दे रहा रिटर्न में, तो वो टाइम ख़त्म हो गया 3 साल का, तो वो क्या होता है बार्ड, टाइम बार्ड हो गया लिमिटेशन एक्ट के थ्रू जो है। डेबिट क्या है, वो जो आपने पैसे देने थे जो आपके बकाया जाता है, कर्जा है। टाइम बार्ड डेबिट क्या है जी, वो किसी शख्स ने जो पैसे देने थे लेकिन उसका टाइम ख़त्म हो गया है लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो है द लॉ ऑफ लिमिटेशन हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, तो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है जो कि हम शायद आगे पढ़ें, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, तो वो क्या है विजिलेंट, जो एक्टिव बंदा होता है उसको जो है वो प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है, ना कि इंडोलेंट मीन्स सुस्त बंदे को नहीं करता। जो एक्टिव बंदा होता है 3 साल का टाइम है उसके अंदर अंदर आपने आना है, एक्टिव है, सोए रहेंगे तो टाइम गुजर जाएगा, तो लॉ आपको इंटरटेन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये एक्सेप्शन है, 3 साल गुजर गए हैं फिर भी वो लीगल हो सकता है। कैसे? सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 क्या कहता है जी, ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, जहाँ कोई एग्रीमेंट हो made in writing and signed by the debtor or his authorized agent to pay the debit barred by the law limitation, the agreement is valid even if it is not supported by constitution। अब फॉर एग्जाम्पल टाइम खत्म हो गया 3 साल के बाद, ना उसने केस किया ना उसने पैसे वापस किए, लेकिन बाद में उन आपस में उनका जो सुलह सफाई होती है और बंदा कहता है कि ठीक है मैं पेमेंट आपको दूंगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, एक टाइम फिक्स हो जाता है, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो उसमें कोई कंसिडरेशन भी उनके डिसाइड नहीं हुई, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं आपको फुलफिल होनी चाहिए। डेबिट मस्ट बी टाइम बार्ड, जो डेबिट था वो टाइम बार्ड हो चुका है, 3 साल गुजर चुके हैं, या जो भी एक लॉ लिमिटेशन में उसका टाइम था वो खत्म हो चुका है। द प्रोमिसर मस्ट बी हिमसेल्फ लाइबल फॉर द डेबिट, और प्रोमिसर जो है वादा करने वाला वो खुद अपने आप को लाइबल करे, हाँ यार मैंने पैसे देने थे तो अब मैं तुम्हें अगले 6 महीने या साल के अंदर पैसे दूंगा। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेबिट, तो मतलब एक्सप्रेसली तौर पे आपने कहना है, चाहे वो रिटर्न में भी हो सकता है, चाहे एक्सप्रेसली वो 4 लोगों के दरमियान भी हो सकता है कि मैं आपको पे करूंगा। द प्रॉमिस मस्ट बी इन रिटन एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट, और इस अगर हम कैटेगरी में देखें तो वो ये राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, मतलब जो डेटर जो पैसे देने वाला या उसका एजेंट भी इसको साइन कर सकता है। तो आगे फोर्थ इसका पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट टू गिव समथिंग एज गिफ्ट। अगर सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है डोनर एक होता है डोनी। गिफ्ट देने वाला डोनर कहलाता है, जिसको गिफ्ट दिया जाता है वो डोनी होता है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल किसी को गिफ्ट दिया जाए तो उसके बाद हम कुछ चीज़ लेते हो तो नहीं है, तो वो इसीलिए वो गिफ्ट कहलाता है। तो अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसमें कंसिडरेशन नहीं होती तो फिर भी वो वैलिड होता है, तो कंसिडरेशन के बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये भी एक उसकी एक्सेप्शन है कि अगर गिफ्ट दिया जाए किसी को तो वो भी क्या हो सकता है,
जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन को थोड़ा सा निकाल दिया गया है। आप गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपके क्लोज रिलेशन को, किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो आपको पोजेशन डिलीवर हो जो है डोनर और डोनी को, फिर जो है वो गिफ्ट कंप्लीट होगा। इसके लिए एसेंशियल्स क्या हैं जी? कैपेसिटी ऑफ डोनर, कि डोनर जो दे रहा है आपको गिफ्ट, उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपको जो है उसके पास 8 मरले का प्लॉट है, वो आपको गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन वो जो लिख रहा है वो 10 मरले का है, उसकी कैपेसिटी नहीं 10 मरले का देने की, तो वो जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए जितना वो गिफ्ट कर रहा है। इंटेंशन ऑफ डोनर टू मेक गिफ्ट, तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वाकई में उसकी अपनी रजामंदी होनी चाहिए, फोर्सफुली उसे ना ये करवाया जाए एग्रीमेंट। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गिफ्ट, तो उसकी डिलीवरी भी होनी चाहिए, जिसको वो गिफ्ट कर रहा है उसकी डिलीवरी भी उस गिफ्ट की होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी, और जिसको गिफ्ट किया जा रहा है उसका एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। ये नहीं भी गिफ्ट कर दिया ठीक है जी ओके, अगले बंदे का भी एक्सेप्ट करना इसमें ज़रूरी है, अदरवाइज वो गिफ्ट और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट टू रिमिट। रिमिट मीन्स टू गिव अप और टू पार्डन और टू फॉरगिव और टू एनुअल और टू रिलिंक्विश। मतलब रिमिट क्या है? मतलब छोड़ देना, माफ़ कर देना, और मतलब उसको ख़त्म कर देना। Contract to remit is secondary contract whereby creditor agrees to waive off some portion of the money। मतलब कोई भी अगर आपका एग्रीमेंट है, वो आपका 10 लाख की पेमेंट थी, तो उसमें से वो कहता है यार तुम्हें 50,000 ऊपर वाला छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है हम इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं इस मामले को, तो वो भी क्या हो सकता है, उसके लिए 50,000 छोड़ने के लिए आपको नया कॉन्ट्रैक्ट लिख के उसके लिए कोई कंसिडरेशन देने लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये भी उसकी एक एक्सेप्शन है। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड टाइम, अगर आप टाइम बढ़ा रहे हैं, आपने 6 महीने का टाइम बनाया था कि आप वो पैसे वापस करेंगे, लेकिन टाइम पूरा हो गया, आप पैसे वापस नहीं कर पाए, तो फिर आप टाइम दोबारा से चेंज करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये भी उसकी एक एक्सेप्शन है। आगे जी नेक्स्ट हमारा है डोनेशन कॉन्ट्रैक्ट। डोनेशन क्या है जी? अब किसी चीज़ को हम डोनेट कर देते हैं, मस्जिद को डोनेट कर देते हैं, काउंसिल को, जहाँ भी हम कुछ चीज़ डोनेट करना चाहें उसके लिए भी उसके इवज़ हम कुछ लेते तो नहीं है, उसके लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते, तो लिहाजा ये भी उसकी एक एक्सेप्शन है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैडर नाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। सो जी जो है वो एक एग्रीमेंट में जो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया इसके साथ, के साथ, वो क्या हुआ, उसने कहा कि मैं आपको इतने जो एक टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है जी मैं आपको डोनेट करूंगा इतने पैसे। ये कॉन्ट्रैक्ट देख के अभी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ को देख के ने क्या किया कि अपना जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। तो बाद में जब वो के पैसे लेने गया जी से, तो जी ने इनकार कर दिया कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो कोर्ट में ये केस गया, तो लिहाजा ये जी के हक में हुआ कि उसने क्या किया है कि के कहने पे वो काम स्टार्ट करवाया है, इसलिए उसका नुकसान हुआ है। वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, जो भी उसका नुकसान हुआ था वो उसको पे करना पड़ा के को, और उसको डैमेजेस जो मतलब जो भी उसको नुकसान हुआ है, एक खर्चा हुआ है और नुकसान हुआ है, जो भी हुआ वो उसको पे करना पड़ा है। तो मतलब जो भी उसको आपने अगर डोनेशन का मामला करना है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है यू हैव टू फेस द डैमेजेस एज वेल। सो नेक्स्ट 7th जो हमारा 7th एक्सेप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैसे तो नो कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंसी का एग्रीमेंट में ऐड हो। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं अपना एक एजेंट रखना चाहता हूँ, अपने पास एक मुलाजिम रखना मैनेजर रखना चाहता हूँ, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो उसके इवज़ कोई कंसिडरेशन लाजमी नहीं कि मैं लिखूँ कि इसके बाद ये मुझे इतने पैसे देगा। तो भाई मैं रख रहा हूँ तो मैं उसे पे करूँगा ना, तो मैं वो तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वो एजेंसी, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है, मतलब मालिक जो मेन हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, एजेंट जो है वो उससे नीचे होता है। तो वो क्या है, उसके लिए भी आपको किसी भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसका ओवरव्यू लें, सारे पॉइंट्स को सिर्फ फिंगरप्रिंट्स पे हम याद करने की कोशिश करें, तो पहला इसका एक्सेप्शन क्या है? पहले तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसिडरेशन के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव। नेचुरल लव और अफेक्शन पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए उसके एवज आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनसेट फॉर
पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को पास्ट में अगर किसी ने की हैं तो वो आप उसके एवज फ्यूचर में उसको पैसे दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि उसके एवज आप कंसिडरेशन लो। इसमें हमने कुछ केस लॉज डिस्कस किए हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट टाइम बार डेबिट, एक टाइम खत्म हो गया उसके बाद भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मजीद टाइम बढ़ाने के लिए भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, उसके एवज भी आपको किसी को कंसिडरेशन उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टू रिमिट, किसी को आप कितने भी पैसे छोड़ सकते हो, 10 लाख एक डील है, 2 लाख छोड़ दो, 3 लाख छोड़ दो, जो भी है उसके लिए आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करेंगे तो कंसिडरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डोनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक एक्सेप्शन है, आप जिससे मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोबारा डोनेशन आप देने के लिए उसके लिए भी आपको कंसिडरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजह आप कुछ लेते नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट जब आप एजेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसके लिए भी आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, फिर भी आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप इसमें देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।